नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शनि के राशि परिवर्तन को लेकर के। 17 जनवरी 2023 को शाम को शनिदेव मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने मेष राशि से लेकर के सिंह राशि तक के जातकों के बारे में बात की है और आज बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कि शनिदेव का यह राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है और वर्ष 2023 कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ प्रदान करने वाला है। इस वीडियो में एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। समझते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर कैसा रहेगा और वर्ष 2023 क्या कुछ देने वाला है। सबसे पहले मैं जो सकारात्मक नतीजे आने वाले हैं इस वर्ष उसकी बात करूंगा और फिर मैं बात करूंगा नकारात्मक नतीजों की। और वह बात नकारात्मक नतीजों की इसलिए ज़रूरी है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें और साथ ही कुछ रिमेडियल मेजर्स भी अपनाते रहें जिससे कि आप इस समय का बेहतर से बेहतर लाभ ले सकें। तो देखिए, अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो गोचर में शनिदेव की स्थिति सिर्फ 3 भावों में ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है या बहुत अच्छी मानी गई है। वह यह तीसरा भाव है, छठा भाव है और 11वां भाव है। और कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह गोचर छठे भाव में आ रहा है। आपके लिए प्रसन्न होने का समय है। छठा भाव दर्शाता क्या है? छठा भाव दर्शाता है शत्रु को, रोग को और ऋण को। विरोधी आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि शनिदेव जहां विराजमान होंगे वह विरोधियों का खात्मा कर देंगे। आप विजयी होने वाले हैं अपने प्रयासों में और आपके विरोधी चारों खाने चित्त होने वाले हैं, यानी आप जीतने वाले हैं, विजयी होने वाले हैं। नौकरी में आपका कद ऊंचा होने वाला है, नौकरी में आपका प्रमोशन होने वाला है। खास करके जो लोग नौकरी में हैं उन लोगों के लिए तो यह समय वरदान सदृश है, अर्थात वरदान के समान है। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अब आपके पक्ष में नतीजे आने वाले हैं। यहां से शनिदेव की दृष्टि व्यय भाव पर होगी जो कि इनके शत्रु राशि की दृष्टि है, तो व्यय भी नियंत्रित रहेगा, व्यय पर भी नियंत्रण रहने वाला है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, क्योंकि मैंने कहा यह भाव रोग भाव भी है, अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की तो विगत 2 वर्षों से मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर रही थी, पर अब आप इन स्वास्थ्य समस्याओं से निजात पाने वाले हैं। अगर कोई दीर्घकालिक रोग है आपको तो उस रोग से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। शनिदेव आपको यहाँ पर बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। जो लोग किसी नए प्रोजेक्ट पर, नए बिजनेस पर काम करना चाहते हैं उनके लिए सलाह है कि फरवरी से अप्रैल माह के मध्य आप अपना नया व्यवसाय, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब मन में सवाल आ ही जाएगा कि फरवरी से अप्रैल क्यों? तो कारण सुनिए। अभी देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजमान है? आपके लिए गोचर से 7वें भाव में। शनि की भी स्थिति अनुकूलता प्रदान करेगी, यानी 2 अनुकूल स्थितियां मिलकर के आपके व्यवसाय को बढ़ाने का काम करेंगी। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए भी अप्रैल तक का समय बहुत अनुकूल है। अगर वह अप्रैल तक किसी भी परीक्षा में, किसी भी कंपटीशन में भाग लेते हैं तो उस कंपटीशन में उनका विजयी होना अपेक्षित है, यानी वह विजयी होकर रहेंगे। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको कि यह जो गोचर का फलादेश है यह बड़ा जनरल है। इसके अलावा आपको यह भी देखना होगा कि महादशा और अंतर्दशा क्या चल रही है। यदि महादशा और अंतर्दशा अनुकूल नहीं है तब गोचर के ये
फल भी आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त नहीं होंगे, परंतु यदि महादशा और अंतर्दशा बहुत अनुकूल है तब गोचर के ये शुभ फलों की प्राप्ति आपको बहुत कुछ प्रदान करने वाली है, क्योंकि शनि की यहाँ पर स्थिति आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होने वाली है। अब मैं बात करूंगा कि आपको कहाँ सावधानियां रखनी है। देखिए, मई महीने के बाद से स्थितियां बदलेंगी। राहु आपके लिए पहले से ही अच्छी स्थिति में है नहीं, और आपको देवगुरु बृहस्पति ने बहुत संभाल रखा है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति भी कहाँ विराजमान हो जाएंगे? मेष राशि पर। इसके बाद क्या होगा कि आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप आर्गुमेंटेटिव ना हो, आप आर्गुमेंट्स को अवॉइड करें। इस बीच यह भी एक संभावना है कि मित्रों से अनबन हो, तो जो आपके करीबी मित्र हैं हो सकता है उनका व्यवहार से आपको बहुत दुख भी हो, परंतु आपको दुखी नहीं होना है और अपने अंदर संयम बनाए रखना है। इस बीच मन में आएगा कि कहीं निवेश कर दें, खास करके प्रॉपर्टी इत्यादि में, पर देखिए राहु यहाँ है 7, 8, 9, राहु की दृष्टि जा रही है। नवंबर तक आपको किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना है और किसी भी जोखिमपूर्ण निवेश से बचना है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के मामलों में विशेष सावधान रहना है और वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी है। जनता की नज़र में आप अपने इमेज को अच्छा रखने की कोशिश करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। अगर मैं बात करूं जो लोग प्यार में हैं या रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए समय अप्रैल के बाद कठिन होने वाला है, यानी मई से नवंबर तक का यह समय उनके लिए कठिन सिद्ध होने वाला है। प्यार में परेशानी और संबंधों में शक, कम्युनिकेशन गैप और एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से ना समझ पाना, ये स्थितियां भी परिलक्षित हो रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन में मई के बाद से आपको विशेष सजग रहना है, तभी आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चल पाएगा। अभी तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ स्थित होकर के आपके दाम्पत्य जीवन को बचाए हुए हैं, परंतु मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यहाँ हो जाएगी तब आपके लिए परेशानी होगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट से भी आप अपने आप को दूर रखें, बचाए रखें। अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए यह परेशानी का कारण बन सकता है। तो ये आपको विशेष सावधानियां रखनी है। एक और बात कहूँगा आपसे कि चूंकि मैंने बात की चतुर्थ भाव पर अभी तुरंत राहु की दृष्टि की यहाँ से, तो बहुत संभव है कि इस समय भूमि, भवन और संपत्ति से संबंधित विवाद हो, तो आपको इन विवादों को काफ़ी धैर्य से निपटाना है। आपको आवेश और क्रोध में नहीं आना है। साथ ही देवगुरु जब तक यहाँ है तब तक तो इन्होंने भाई बहन के भाव को पुष्ट और बलि किए हुए हैं, परंतु मई से जब देवगुरु यहाँ आ जाएंगे तब भाई बहन से भी संबंधों में अनबन की आशंका है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना होगा। यानी अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो आपके लिए प्रोफेशनली, फाइनेंशियली और जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो समय बहुत बेहतर आ रहा है। जो लोग लिटिगेशन में हैं या जो लोग वकील भी हैं, जो लोग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत बेहतर है। इस समय आप अपने विरोधियों पर निसंदेह जीत हासिल करने वाले हैं। लेकिन जो पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में और फैमिली फ्रंट पर कुछ परेशानियां, कुछ तनाव दिख रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या उपाय करने हैं जिससे आप अपने आप को और बेहतर कर सकें, मैं इस पर बात करूँगा। उससे पूर्व एक प्रश्न ले लेता हूँ और बड़ा इसी लग्न से संबंधित है, इनफैक्ट इसी राशि से संबंधित है, तो उस प्रश्न को ले लेते हैं। उसके बाद हम फटाफट उपाय पर आ जाएंगे। प्रश्न पूछा है पंकज नामदेव जी ने और इन्होंने पूछा है कि कन्या लग्न के 10वें भाव में
यानी ये कन्या लग्न है। कन्या लग्न के दशम भाव में यानी यहाँ पे अगर गुरु और राहु की युति हो तो क्या परिणाम मिलेंगे। अब दशम भाव में राहु बहुत बली माने जाते हैं और यहाँ तो उच्च के हैं। मिथुन राशि पर राहु उच्च के फल देते हैं, उच्च के समझे जाते हैं। निसंदेह कह सकता हूँ मैं कि राहु आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। कारण जानिए क्यों। एक नियम है ज्योतिष शास्त्र का कि यदि राहु केंद्र के स्वामी के साथ युति करके केंद्र में ही विराजमान हो तो राहु राजयोग कारक बन जाते हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, हालांकि केंद्राधिपत्य दोष भी लगता है बृहस्पति को, यहाँ 9 और 12 यानी चतुर्थ और सप्तम के स्वामी हैं और कहाँ स्थित हैं, स्थित हैं दशम भाव। निसंदेह राहु आपके लिए राजयोग कारक हैं, उच्च के हैं। राहु की दिशा आपके लिए जीवन में बहुत कुछ देने वाले होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी, अचानक आपके लाइफ को बुलंदी पर ले जाने वाली होगी। लेकिन नवमांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में राहु की स्थिति विचारणीय है। नवमांश और दशमांश में राहु की स्थिति देख लीजिएगा कि राहु की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर वहाँ राहु की स्थिति खराब हुई तो उस परिस्थिति में आपके लिए परेशानी होगी और फिर राहु अपना सर्वश्रेष्ठ फल नहीं दे पाएगी। अब चांडाल योग का क्या फल मिलेगा। चांडाल योग का यह फल मिलेगा कि आपके लिए 4th हाउस भूमि भवन वाहन से संबंधित परेशानियाँ और 7th हाउस मैरिड लाइफ से संबंधित दिक्कतें आप पर हावी रहेंगी। विवाह में विलंब, वैवाहिक जीवन में परेशानी तब जब आपके शुक्र कमजोर हो तब, क्योंकि पुरुषों की जन्म कुंडली में विवाह के लिए शुक्र की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और उतनी ही विचारणीय भी है। गुरु राहु की यह चांडाल दोष कई बार आपको अपमान, मानहानि की स्थिति भी ला सकती है जीवन में, परंतु तब जब अंशात्मक दूरी कम हो तब। यदि गुरु और राहु में अंशात्मक दूरी ज़्यादा हो तो यह चांडाल योग भी आपको बेहतर परिणाम देगा और धन के मामले में यह श्रेष्ठ है। पंकज जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपाय की। कन्या राशि के जातकों को क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक आपको देवगुरु बृहस्पति संभाले हुए थे, अब देवगुरु जब अष्टम में जाएंगे तो उनको बलि कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन का अगर संभव हो तो व्रत रखें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जितना हो सके जाप करें। 108 बार अगर सुबह में करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ। हनुमानाष्टक का पाठ करें, क्योंकि संकट का भाव है अष्टम भाव। इस भाव में विराजमान है कौन, राहु। अष्टम भाव आयु, मृत्यु, तकलीफ, संकट। तो यहाँ पर अगर आप हनुमानाष्टक का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पर होगी और राहु जनित संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। और राम रक्षा स्तोत्र का भी आपको पाठ करना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने कार्यस्थल में काफ़ी तरक्की करेंगे। और आपकी राशि कन्या है तो कहने की आवश्यकता नहीं, कन्या राशि के लिए आपको गणेश जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए और पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था कन्या राशि के बारे में 2023 कैसा रहने वाला है, क्या सावधानियां रखनी है और शनि का जो यह राशि परिवर्तन है यह कन्या राशि के जातकों को क्या फल एवं प्रभाव देने वाला है। कहूँगा आपसे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी, दीर्घायु एवं समृद्धशाली जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।